बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और इसमें नाइट्रोजन सीरीज़ का पार्ट 7 हम करने जा रहे हैं और पार्ट 8 में इंशाल्लाह नाइट्रोजन सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर आपने अपने दिमाग के फ्यूज़ नहीं उड़ाने और अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आ जाए तो आप मेरी बात मान लीजिए। पहले तो आप ज़रा रिलैक्स होकर इस वीडियो को देखें, ठीक है, और कॉपी पेंसिल लेके जो मैं कर रहा हूँ उसको नोट कर लें। दोबारा रिपीट कर दूँ, कॉपी पेंसिल लेके साथ साथ मेरे नोट करते रहें, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर मुझे कुछ मत कहिएगा कि सर ये हो गया, ये हो गया, ये तो लेक्चर ही सर पे से गुजर गया, ये क्या हो गया। इतनी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर और इतना ही अहम लेक्चर है ये। इसीलिए मैं आपको पहले रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसको सीरियस लें, कॉपी पेंसिल लें, लेक्चर को साथ साथ नोट करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होना प्रॉब्लम नहीं है। इन्फॉर्मेशन अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में आप उसको नहीं लेंगे तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है ना वो मुसीबत बन जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं किया टच। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसको एक्वा रीजिया और यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसको पार्ट 8 में करके नाइट्रोजन सीरीज़ को वाइंड अप कर देंगे। लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, कॉपी पेंसिल वीडियो को रोकें, कॉपी पेंसिल ले लें और जो मैं कर रहा हूँ उसको साथ साथ नोट करते जाएं। सबसे पहले आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके आना पड़ेगा। 3 हिस्सों में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिवाइड है, 3 हिस्सों में, ठीक है। नाइट्रिक एसिड एज एन एसिड, इसके केमिकल रिएक्शंस। नंबर 2, नाइट्रिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नंबर 3, नाइट्रिक एसिड एज नाइट्रेटिंग एजेंट, ठीक है। नोट कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरह पेपर ले लीजिए और पेपर भी आपका इसी तरह लैंडस्केप पे होना चाहिए। वर्टिकल पेपर होगा पोर्ट्रेट स्टाइल में तो उसमें ये सब नहीं कर पाएंगे। आपको ये नक्शा बनाना है, लैंडस्केप लें इस तरह से, ये जिस तरह मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तभी जाके ये सब कुछ आपके जहन में ऑर्गेनाइज्ड वे में रुकेगा। अब एज एन एसिड जो है इसको हम 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि एसिड की हैसियत से जो है वो नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले वाटर के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़, वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। उसके बाद जो है हमारे पास दूसरे नंबर पर अल्कलीज के साथ, फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स के साथ, मेटल ऑक्साइड्स। चौथे नंबर पे हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ। और पांचवें नंबर पे हमारे पास मेटल्स के साथ। ठीक हो गया भाई। इनमें अभी इतना इतना गैप दे के रखना है, इनमें अभी मजीद चीज़ें आएंगी। तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज एन एसिड, दूसरे नंबर पर नाइट्रिक एसिड जो है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको थकाएगा, ये सबसे मुश्किल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसमें ए है, फिर इसमें बी है और फिर इसमें सी है। मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, और उसके बाद मेटल्स के साथ, और उसके बाद नंबर 3 पे रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। ठीक हो गया भाई। एज नाइट्रेटिंग एजेंट ये आसान है सबसे। इसमें क्या होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, एक ही एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ये इसको समझना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप जो है किस चीज़ को समझें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हल्का सा टच जो है वो यहाँ पर आएगा एज नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एज एन एसिड जो है, बहैसियत एसिड के, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है पानी के साथ। तो ये तो बड़ा आसान है, इसमें सारी केमिकल इक्वेशन है। मैं बार बार समझाता हूँ इस बात को कि भाई बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बड़ी मेहरबानी होगी, केमिकल इक्वेशंस को हैंडल करना सीखें, केमिकल इक्वेशंस पे वर्कआउट करें, केमिकल फार्मूलाज, केमिकल नेम्स, इनको रटें, इनको याद करें। मैं कहता हूँ रटना नहीं, समझना है, लेकिन इनको आप रटें, इनको याद करें, और जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा ये जहन में बैठेंगे। तो पानी के साथ जब भी नाइट्रिक एसिड को आप रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रेट आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। नाइट्रेट आयंस है NO3, इसकी तफसीलात में तो हम आएंगे। अल्कलीज यहाँ पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और दूसरा हमारे पास अल्कली जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। मेटल ऑक्साइड्स में हमारे पास जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड नंबर 2 पे Pb, लेड ऑक्साइड, इसके साथ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। मेटल कार्बोनेट्स में हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और नंबर 2 पे सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये फाइनली मेटल्स में जब हम देखेंगे तो मेटल्स में इसको हम देखेंगे मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्ट करेगा नंबर 1, और नंबर 2 मैंगनीज के साथ Mn, मैंगनीज के साथ इसको हम रिएक्ट करते हुए देखेंगे। हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड एज एन एसिड, वाटर, अल्कलीज, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल्स। वाटर के अंदर तो सिंपली पानी के अंदर अगर हम डालते हैं तो क्या होगा, इसको तो हम देखेंगे। अल्कलीज, 2 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर हमारे पास अल्कलीज की हैं। सोडियम, ये ग्रुप 1A वाले जो है ना, ग्रुप 1A वाले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सब के सब अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अल्कलीज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स के अंदर ये मेटल है, कैल्शियम और लेड, लेकिन ये मेटल नहीं है सिर्फ, ये मेटल ऑक्साइड्स है। फर्क रखिएगा। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, PbO लेड ऑक्साइड, नोट करते रहें, फुल वर्ड्स भी इसके साथ साथ। मेटल कार्बोनेट्स, इसमें भी मेटल होगा लेकिन कार्बोनेट्स के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये H आता है तो इसका मतलब बाय, आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। मेटल्स में सिर्फ प्योरली मेटल है, और 2 एग्जाम्पल हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज की। तो ये फ़र्क रखिएगा, ये मेटल ऑक्साइड्स हैं 2 एग्जाम्पल, ये मेटल कार्बोनेट्स हैं 2 एग्जाम्पल, ये मेटल्स हैं 2 एग्जाम्पल। ठीक हो गया भाई, इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं। क्लियर हो गया। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर नॉन मेटल्स के साथ हम रिएक्शन, मेटल्स के साथ और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ इसका केमिकल रिएक्शन जो है वो देखेंगे। नॉन मेटल्स में हमारे पास जो है वो पहले 2 एग्जाम्पल हैं, बल्कि हमारे पास नॉन मेटल्स के अंदर जो है वो 4 एग्जाम्पल हैं, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले आएगा इसमें कार्बन और सिलिकॉन, इन दोनों के साथ केमिकल रिएक्शन देखेंगे नाइट्रिक एसिड का। उसके बाद नंबर 2 पे सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और सल्फर डाई ऑक्साइड, और नंबर 3 पे फॉस्फोरस, ठीक है, और नंबर 4 पे आयोडीन। ठीक हो गया। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि कार्बन और सिलिकॉन, फिर सल्फर या सल्फर डाइऑक्साइड, फिर फॉस्फोरस और उसके बाद आयोडीन। मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हमारे पास 2 कैटेगरी आ जाएंगी, इसमें हमारे पास ये 2 कैटेगरी आ जाएंगी मेटल्स में। हाँ, ज़रा ये भी एक मेटल्स वाला थोड़ा सा मुश्किल हो गया ये, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बंद कर रहा हूँ।
एज नाइट्रेटिंग एजेंट, क्योंकि मेटल्स में हमें जगह चाहिए थोड़ी सी। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर ये और ये, ठीक है भाई। ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास पहले नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड और नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट सेम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। मिसाल के तौर पे मैं बनाता हूँ यहाँ पर नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, CONC ब्रैकेट में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर डाइल्यूट होगा तो उन्हीं के साथ क्या रिएक्ट करेगा, DIL डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड क्या है, डाइल्यूट क्या है, ये भी बताऊंगा, टेंशन नहीं, सब कुछ बताऊंगा। पहले अभी ये पूरा नक्शा जो है वो आप लैंडस्केप पेपर के ऊपर बड़ा सा रजिस्टर का पेपर ले लें और उसके ऊपर इसकी ड्राइंग करें। पहले कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड किस किस के साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ, लेड के साथ और जिंक के साथ। नंबर 1 कॉपर के साथ, नंबर 2 लेड के साथ Pb और नंबर 3 जिंक के साथ। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन्हीं के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, कॉपर के साथ ही करेगा, और नंबर 2 लेड के साथ करेगा और नंबर 3 जिंक के साथ करेगा। लेकिन प्रोडक्ट चेंज होगी यहाँ पे। कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्योंकि पानी में रखा जाता है, मैं चेक कर लूँ ज़रा नीचे तक नज़र आ रहा है, हाँ नज़र आ रहा है। कंसंट्रेटेड एसिड क्योंकि पानी में, एसिड्स पानी में रखे जाते हैं, तो पानी और एसिड का रेशो होता है, ये कितना % एसिड है, कितना % पानी है। तो ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, मतलब पानी की मिकदार थोड़ी है और एसिड की मिकदार ज़्यादा है। आप ये समझ लीजिए 70% जो है वो नाइट्रिक एसिड है, 30% पानी है, ये गाढ़ा नाइट्रिक एसिड है। तब अगर ये कॉपर, लेड और जिंक इनके साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में जो है वो नाइट्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर भी लेड के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जिंक के साथ करेगा कंसंट्रेटेड तो नाइट्रोजन परऑक्साइड करेगा। लेकिन अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है, पतला है, 30% एसिड है और 70% पानी का मिक्सचर हुआ है, तब इन्हीं के साथ अगर कॉपर, लेड और जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करेगा, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़रा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एक नक्शा जो है वो बन चुका है। आई होप जिन बच्चों ने ये नक्शा अभी मेरी बात मान के बना लिया है और इसको याद कर लिया है अपने पहले, तो अब उनको तसल्ली होगी, आसानी होगी। जब मैं इनकी सबकी यहाँ से लेके वहाँ तक डिटेल्स पे जाऊँगा ना, तो उनको परेशानी नहीं होगी, ये नक्शा उनके पास होगा। इस नक्शे को दोबारा देख लेते हैं, लेकिन पहले ज़रा रिड्यूसिंग एजेंट्स वाला जो है ये भी अभी रह गया भाई। मैंने बताया ना, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो नाइट्रिक एसिड का बड़ा किरदार है। नॉन मेटल्स में हमारे पास 4 कैटेगरी आ गई, मेटल्स में हमारे पास 2 ग्रुप्स में कैटेगरी आ गई, जबकि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, जबकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी हमारे पास 3 कैटेगरी यहाँ पर आ जाती हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, नंबर 2 फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, FeSO4 फेरस सल्फेट, नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। नाइट्रिक एसिड खुद पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये सब तफसील में बताऊंगा अभी तो फ़िलहाल आप याद कर लें, दोबारा से देख लें। पहला हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड ये बना, इसमें 3 कैटेगरी आई हमारे पास। नाइट्रिक एसिड बहैसियत एसिड के केमिकल रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड बहैसियत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, और नाइट्रिक एसिड बहैसियत नाइट्रेटिंग एजेंट के। एसिड के तौर पर ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के तौर पर ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करेगा, जिसमें 2 एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
एसिड की हैसियत से ये मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा, जिसमें दो एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। एसिड की हैसियत से ये मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। और एसिड की हैसियत से ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि मैग्नीशियम और मैंगनीज। बहैसियत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कौन कौन से हैं? कार्बन और सिलिकॉन, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस और आखिर में आयोडीन। मेटल्स के साथ ये जब ये रिएक्ट करेगा बहैसियत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये दो हैसियतों से रिएक्ट करेगा, कंसंट्रेटेड हैसियत से और डाइल्यूट हैसियत से। गाढ़ा होगा या पतला होगा। कंसंट्रेटेड जब होगा कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड के साथ भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिंक के साथ भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड, दो नाम हैं इसके। अगर डाइल्यूट होगा नाइट्रिक एसिड तो कॉपर, लेड और जिंक के साथ तीनों सूरतों में क्या प्रोड्यूस करेगा? ये नाइट्रिक ऑक्साइड। सबके नाम फुल लिखूंगा, टेंशन नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट्स की हैसियत से, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट की हैसियत से नहीं, खुद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड। और तीसरी हैसियत इसकी नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पर, जिसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करेगा। इसमें हमारे पास बेंजीन है C6H6, इसकी डिटेल्स देखेंगे। ठीक है भाई। अब जो बच्चे सोच रहे हैं या जिन बच्चों ने ये कर लिया है उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। कर लें, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, वो भी काम देगा। कि उन्होंने फ़ौरन स्क्रीनशॉट ले लिया, बोला सर को क्या पता, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पेपर पेंसिल लेके इतना लिखने का फ़ायदा क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और जिनको नहीं पता होगा उन्होंने अभी सुना होगा, वो लिखना बंद कर देंगे, बोलेंगे अरे वाह मसला ही हल हो गया, बंद करो लिखना, स्क्रीनशॉट ले लो। आप मेहरबानी करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करें। फिर बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करें। स्क्रीनशॉट भी ले लें आप, कोई इशू नहीं, लेकिन पेपर पे इसको लिखें, ये तभी पूरा नक्शा आपके जहन में बैठेगा। सिर्फ लिखने से नोट करना नहीं होता, आपको याद भी हो जाता है। अब आगे चलते हैं। बहरहाल बताना तो मेरा फ़र्ज़ था, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। अब हम पहले एज एन एसिड इसका देखते हैं। मिटा दूँ इसको। एज एन एसिड नंबर 1 पे एसिड की हैसियत से ये केमिकल रिएक्शन करेगा। ठीक है भाई। कहाँ कहाँ पर है इसकी ये हैसियत, ये मैं निकाल लूँ ज़रा। नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। अब इतना बड़ा आइंस्टाइन तो मैं हूँ नहीं है, पहले भी बताया भाई, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। और ये 8-10 पेजेस पे नोट्स बने हुए हैं, ये थोड़ी ना कोई मैं याद रख सकता हूँ। सबसे पहली बात, ये नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड जो है ये मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक, नोट करते रहिए। मोनोबेसिक एसिड है ये। एसिड की कुछ टाइप्स भी होती हैं। मोनो का मतलब होता है वन, बेसिक वर्ड निकला है बेस से। बेस की पहचान क्या है? OH। वो चीज़, वो केमिकल जब आप इसको पानी में डालेंगे तो वो OH आयन प्रोड्यूस करेगा। वो चीज़ जो है वो बेस कहलाती है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, क्योंकि इसको आप पानी में डालेंगे तो ये सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस जो है ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो मोनोबेसिक एसिड एक ऐसा एसिड जो कि वन बेस रखता है, मोनोबेसिक। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर सर ये बात कैसे समझ आई।
ये तो एसिड है, हमें पता है। एसिड किसको कहते हैं? एसिड, आसान सी डेफिनेशन, जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे पानी के अंदर, यही बात है ना, जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। ये नोट कर लिया। अब मैं ज़रा इसकी डिटेल बता दूँ आपको। जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे, ये हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन में टूट जाएगा, NO3। इन दो आयन्स में ये टूट जाएगा नाइट्रिक एसिड। पानी में डाला है ना, पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O का स्ट्रक्चर क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का बना रहा हूँ, इसके साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है ना। ये जब पानी में आप डालेंगे नाइट्रिक एसिड, ये हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा, ये नाइट्रेट आयन में टूट जाएगा, दो आयन्स में टूट जाएगा। ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये बेसिकली क्या है? ये एक प्रोटॉन है, सिंगल प्रोटॉन। आप बोलेंगे हाइड्रोजन आयन सिंगल प्रोटॉन है। जी बिल्कुल भाई। वजह, हाइड्रोजन एटम क्या है? ये हाइड्रोजन एटम है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। प्रोटॉन कितने हैं? एक। न्यूट्रॉन कितने हैं? कोई नहीं। यही बात है ना। अब जब ये हाइड्रोजन इस नाइट्रेट के साथ मिला था, यहाँ पर मिला था, तो क्या हुआ था? शेयरिंग हुई थी। ये इस नाइट्रोजन के साथ मिल गया था, शेयरिंग हुई थी। जिस तरह ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, ये दूसरा हाइड्रोजन यहाँ मिला हुआ है, तो ये नाइट्रोजन जो है इसके साथ इसने शेयरिंग की थी, ये इस तरह की। ये नाइट्रोजन है। अब जब ये अलग होगा, HNO3 से H जब अलग होगा, तो अलग होने के बाद ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, ये वाला हाइड्रोजन, ये इस नाइट्रेट से नहीं ले पाएगा, अलग हो जाएगा ये। और जब ये अलग होगा तो ये हाइड्रोजन आयन बन जाएगा, यानी कि सिर्फ सिंगल एक प्रोटॉन, सिर्फ सिंगल एक प्रोटॉन। वजह यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन एटम था ना ये जब मिला था, जब ये मिला था इसके साथ तो हाइड्रोजन का एटम था। क्या हैसियत थी? एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन तो था ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन जब ये अलग हुआ, जब मिला था तो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए आगे लेके आया था, और जब हाइड्रोजन अलग हुआ तो वो अपना बेचारा एक इलेक्ट्रॉन भी छोड़ आया। किसके पास? इसके पास, नाइट्रेट के पास। ये माइनस साइन यही बता रहा है आपको। तो वो ये -1 है, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन का इसके पास रह गया। तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रॉन कोई था नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ाया, ये न्यूट्रॉन इसके पास है नहीं, तो भाई सिंगल प्रोटॉन ही हुआ ना ये, और क्या हुआ? तो हाइड्रोजन आयन जो है वो सिंगल प्रोटॉन है बेसिकली। जब ये मिला था इसके साथ, तो क्यों मिला था? फर्स्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। ये हैसियत थी ना इसकी हाइड्रोजन का एटम। पहला शेल था, एक इलेक्ट्रॉन था, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना, इसीलिए ये नाइट्रेट के साथ मिला था हाइड्रोजन, ताकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर कर ले और अपना ड्यूप्लेट मुकम्मल कर ले, ड्यूप्लेट मुकम्मल कर ले, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएं। तो इस चक्कर में ये हाइड्रोजन इस नाइट्रेट के साथ मिला था। ठीक है, पहले शेल में आ भी गए, शेयरिंग भी हो गई, ये वाली पोजीशन बन भी गई। लेकिन जब ये अलग हुआ तो ये अपना वो वाहिद इलेक्ट्रॉन भी छोड़ा। इस हैसियत में जब ये अकेला था, इस हैसियत में इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी ताकि अपना पहला शेल कंप्लीट कर ले। और जब ये अलग हुआ, ये हाइड्रोजन आयन बना, सिंगल प्रोटॉन बना, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। समझ आ रही है बात? अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। जब ये मिला था, किस लिए मिला था? जब इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी, और जब ये अलग हुआ, हाइड्रोजन आयन बना, सिंगल प्रोटॉन बना, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये हाइड्रोजन आयन फिर जाएगा किसके पास? ये हाइड्रोजन आयन जो है वो सीधा जाएगा वाटर के पास, इसके पास। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये पड़ा हुआ है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन आयन को? 2 इलेक्ट्रॉन अब चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके, हाइड्रोजन आयन यहाँ जाके इसके साथ मिल जाएगा, और ऑक्सीजन का ये जो लॉन पेयर है इसको यूटिलाइज करेगा। लेकिन इसको यूटिलाइज तो करेगा, लेकिन फिर हाइड्रोजन की ये वाली, वाटर की ये वाली हैसियत ख़त्म हो जाएगी मॉलिक्यूल वाली, और ये क्या बन जाएगा? ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ से हम चले थे कि जब इसको
ये इसको मोनोबेसिक एसिड क्यों कहा जा रहा है? अब यहां पर क्योंकि ये एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर की क्या पोजीशन है, इसको मिटा दूं। जिन बच्चों की बेस अच्छी होगी ना, उन्हें तो समझ में आ रही होगी ये सारी बातें, जो शुरू से साथ हैं, बात मान रहे हैं, लेक्चर्स को नोट कर रहे हैं, एक एक चीज़ को ग्रिप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको तो समझ में आ रही होगी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की भी आयनाइजेशन देख लीजिए। ये वाटर का मॉलिक्यूल जब आयनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। समझ आ गई बात? ये जो नाइट्रिक एसिड है, इसने क्या किया है, इसने भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया है और नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस किया है। ये जो वाटर के साथ, क्योंकि ये बात आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी एसिड को पानी में मिलाते हैं तो सिर्फ वो एसिड आयनाइज नहीं होता, बल्कि वाटर का मॉलिक्यूल भी थोड़ी हद तक आयनाइज हो जाता है। जी बिल्कुल, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पोजीशन होगी कि नाइट्रिक एसिड जो है, इसको तो ये पानी आयनाइज कर देगा, लेकिन किसी हद तक ये वाटर का मॉलिक्यूल खुद भी आयनाइज हो जाएगा। ये पोजीशन इसकी हो जाएगी थोड़ी बहुत। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है वाटर की हैसियत याद रखिएगा, वाटर एक ही वक्त में एसिड भी है और बेस भी है। क्यों? इसकी आयनाइजेशन देख लीजिए आप, वाटर हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस कर रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये वाटर की एक यूनिक हैसियत है कि ये बैक वक्त एसिड भी है और बेस भी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो हमारे पास ये मोनोबेसिक है, उसकी वजह यहाँ पर क्या है कि इसके पास जो है वो ये एक हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस करेगा, ये एक हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ही मिलेगा। दोबारा सुन लीजिए, एक हाइड्रोजन आयन जो ये प्रोड्यूस करेगा तो ये एक हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर अगर हम पेयरिंग देखें, मिलना देखें, तो एक हाइड्रोजन आयन जो है वो एक हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ही मिलेगा जाके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। अब दूसरा एक एसिड है हमारे पास H2SO4। H2SO4 ये कौन सा एसिड है? ये मोनोबेसिक एसिड था, एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा था। ये दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा H2, ये डायबेसिक एसिड है। समझ में आ गई बात? और इसके अलावा हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये तीन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, तो ये ट्राई बेसिक एसिड कहलाएगा। समझ में आ गई बात? मिटा दूं इसको? तो ये सिर्फ अभी मैंने सिर्फ नाइट्रिक एसिड की ये तफसीलात बताई हैं आपको, मिटा दूं? इसीलिए इसको मोनोबेसिक एसिड कहा जाता है। ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी कि पानी के अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं अब। केमिकल प्रॉपर्टीज़, पहली ये मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है भाई। इसकी केमिकल इक्वेशन नोट कर लीजिए। ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, HNO3, ये रिवर्सिबल है। क्या है इसके अंदर? हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अब बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि हाइड्रोनियम आयन क्यों बनेगा और नाइट्रेट आयन बनेगा। अब तो बताने की ज़रूरत नहीं कि हाइड्रोनियम आयन क्यों बनेगा, ये पहले वाटर का मॉलिक्यूल था। पहले स्टेप 1 में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ, फिर इसके साथ मिला। बहरहाल ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि ये चलता रहेगा चक्कर। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन में प्रोड्यूस होगा, फिर ये दोबारा मिलेंगे, हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन, और दोबारा नाइट्रिक एसिड बनेगा। फिर नाइट्रिक एसिड दोबारा इसमें टूटेगा, फिर ये मिलेंगे, फिर ये बनेगा। ये चक्कर चलता रहेगा। इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है भाई। अल्कलीज के साथ इसका केमिकल रिएक्शन देखें। अल्कलीज, इसमें पहली एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी थी? हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, कहाँ पर? पानी में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास HNO3 प्लस NaOH, और इससे बनेगा सोडियम नाइट्रेट प्लस
वाटर H2O। अब कैसे बनेगा ये, इसको पानी में डालेंगे ये भी आयनाइज होगा, ये हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करेगा। इसको पानी में डालेंगे ये भी आयनाइज होगा, ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। देख लिया आपने, नाइट्रिक एसिड ऐसे आयनाइज होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे आयनाइज होगा, यहाँ पर क्या बना है, सोडियम नाइट्रेट। ये जो सोडियम है जो यहाँ से निकला है ये किसके पास आएगा, इस नाइट्रेट के पास आएगा। ये देखें, ये नाइट्रेट ये गया इस सोडियम के पास और क्या बना, सोडियम नाइट्रेट। ये OH आयन जो है इस हाइड्रोजन आयन के पास जाएगा और ये क्या बन जाएगा, H2O। ये रहा H2O। समझ आ गई बात, आगे चलते हैं, थोड़ी स्पीड दिखाते हैं। अब मिटा दूं, अल्कलीज में एक और अभी हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको भी देखिए, इन डेप्थ सीखिए, नोट करें इन सारी की सारी चीज़ों को, बहुत प्रीशियस है ये सब आपके लिए। केमिस्ट्री की दुनिया में आगे जाना है आपको, या फिर आपको फर्स्ट ईयर इंटर में जो ना सिर्फ प्रोफेसर की शक्ल देखनी है कि वो क्या बोलता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी मेहनत कर लें। अल्कलीज में दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, HNO3, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इससे क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2O, वाटर बनेगा यहाँ पर भी। ठीक है भाई, अब कैसे बनेगा, दोबारा इसको आयनाइज कर लीजिए, हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन, इसका क्या बनेगा, पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बना हुआ यहाँ पर, पोटेशियम नाइट्रेट। ये पोटेशियम आयन जो है इस नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और इसके नतीजे में क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है भाई, तो एज एन एसिड में हमने वाटर के साथ भी केमिकल रिएक्शन इसका देख लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, और अल्कलीज के साथ भी हमने दो एग्जाम्पल इसकी देख ली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी। मिटा दूँ इसको, तीसरी हमारे पास क्या थी, अब मेटल्स थे, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स और सिर्फ मेटल। तीसरे नंबर पर मेटल ऑक्साइड्स। याद है इसमें हमने क्या देखा था, हमने कॉपर ऑक्साइड देखा था इसके अंदर एक एग्जाम्पल, और दूसरी हमने देखी थी लेड ऑक्साइड की। इनको बारी बारी देखते हैं, पहले कॉपर ऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो HNO3 रिएक्ट कर रहा है कॉपर ऑक्साइड के साथ, लेकिन वही कि पहले क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन, और यहाँ पर क्या होगा, कॉपर आयन, इसके ऊपर 2+ आएगा, ये याद रहे। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा, 2+ आएगा, और ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर 2- आएगा। नाइट्रिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये कॉपर ऑक्साइड जो है इसके साथ ये कॉपर आयन जो है वो इस नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन इसके ऊपर लिखा है 2+, इसके ऊपर लिखा है -1, तो बात बन नहीं रही, कॉपर नाइट्रेट, तो ये बनेगा कॉपर, ब्रैकेट चाहिए हमें, नाइट्रेट और 2 आएगा इसके साथ। आपको वजह पता चली कि नाइट्रेट के साथ 2 ब्रैकेट लगा के क्यों बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये है NO3 + NO3, 2 नाइट्रेट के आयन हैं, और यहाँ पर अगर कॉपर को हम देखें, कॉपर को 2+ लिखा हुआ है, इसीलिए 2+, मैथमेटिक्स में करते हैं ना 2+, इसको अगर कैंसिल करना है तो -1 यही होगा ना, ये प्लस का 2 है। ठीक है, ये -1 ये हो जाएगा -2 + 2, ये कैंसिल होंगे, फिर यही बात है। कॉपर के ऊपर 2+ लिखा है तो -2 चाहिए, नाइट्रेट आयन उसके ऊपर होता है -1, इसीलिए नाइट्रेट आयन हमें चाहिए 2, इसीलिए हमने NO3 के साथ ब्रैकेट लगा के 2 लिखा है, ये बनेगा कॉपर नाइट्रेट। ठीक हो गया भाई। और ये ऑक्सीजन,
और ये हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पर बनेगा वाटर इसके साथ H2O। ठीक हो गया, आगे चलें। दूसरा क्या है हमारे पास, लेड ऑक्साइड। मिटा दूं इसको, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड HNO3 प्लस लेड ऑक्साइड। क्या होगा इसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन। इसके साथ क्या होगा, लेड आयन। जिस तरह मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस था, उसके ऊपर चार्ज 2 प्लस था, इसके ऊपर भी चार्ज 2 प्लस आएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 आएगा। क्या होगा, अब ये लेड जो है ये इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा। सॉरी, इसके ऊपर जो है वो +1 है, +1 है। लेड के ऊपर जो है वो +1 है। सॉरी, इसके ऊपर +2 है, हाँ सही है, लेड के ऊपर +2 है। तो ये लेड और ये नाइट्रेट ये -1 है, नज़र आ रहा है, +2 -1, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो पहले की तरह अभी भी क्या होगा, लेड तो सिंगल रहेगा लेकिन नाइट्रेट हमें 2 चाहिए, इसीलिए ब्रैकेट लग के ये बनेगा लेड नाइट्रेट। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन और ये ऑक्साइड आयन, ये क्या बनाएंगे, ये वाटर बनाएंगे। इक्वेशंस बैलेंस नहीं कर रहा, अभी इतना टाइम नहीं है इक्वेशंस बैलेंस करने का, बस जल्दी जल्दी देखिए। तो ये मेटल ऑक्साइड्स जो है इस तरह ये निमट गए। आगे चलें, आप मिटा दूँ। तीसरे नंबर पे हमारे पास, चौथे नंबर पे एसिड की हैसियत से क्या है हमारे पास, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स। इसको देखेंगे, मेटल कार्बोनेट्स में हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 मेटल्स हैं। मेटल कार्बोनेट में हमारे पास जो है वो 2 मेटल हैं। कौन कौन से, एक कैल्शियम कार्बोनेट है और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट है, HCO3। 1 बाय 1 देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट करेगा तो HNO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। नाइट्रिक एसिड क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन। यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम, कैल्शियम, कॉपर, लेड, इन सब के ऊपर कॉपर 2 प्लस। कार्बोनेट जो है इसके ऊपर CO3, इसके ऊपर 2 माइनस। समझ में आ रही है बात, इसके ऊपर 2 माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कॉपर और ये नाइट्रेट आयन, दोबारा वही सिचुएशन बनेगी। कॉपर नाइट्रेट बनाने के लिए -1 2 प्लस, तो ये बनेगा कॉपर नाइट्रेट के साथ 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या बचा, हाइड्रोजन आयन और ये कार्बोनेट आयन यहाँ पर। अब ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन गया और वाटर कैसे बन गया, इसके लिए तो अभी मुझे फिर और मज़ीद डिटेल में जाना पड़ेगा, जो कि फ़िलहाल मैं नहीं जानता, वरना बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। अभी काफ़ी बड़ी बन रही है। ठीक है, हो गया, मिटाऊँ। ठीक है, दूसरे हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है। इसका चक्कर थोड़ा सा अलग है। सोडियम आपको पता है ये सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा +1, और ये बनेगा HCO3 माइनस। ये बाइकार्बोनेट आयन बनेगा, ये सोडियम आयन बनेगा। ये बाइकार्बोनेट आयन, ये सोडियम आयन। ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन। ये सोडियम इस नाइट्रेट के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। दैट्स इट।
ठीक है भाई, मिटा दूँ इसको? ठीक है सर, मिटा दीजिए। लेकिन यहाँ पर मुझे इस इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है, थोड़ी सी गड़बड़। पूछें क्या? सोडियम के ऊपर +1 है और नाइट्रेट के ऊपर -1 है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला चक्कर नहीं बनेगा। समझ आ रही है बात? 2 नाइट्रेट नहीं चाहिए, सिंगल नाइट्रेट काफ़ी है यहाँ के लिए। आप ज़रा इसको चेक कीजिएगा गूगल पे, मेरा ख्याल है कि सिंगल नाइट्रेट सोडियम के साथ आएगा, 2 नहीं होंगे। बहरहाल कमेंट में बताइएगा कि इसका अभी करना क्या है हमें। ठीक है, आगे चलें। पांचवी चीज़ याद रहे, मेटल ऑक्साइड्स देखे हमने, मेटल कार्बोनेट्स देखें, सिर्फ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हुए नहीं देखा नाइट्रिक एसिड को। अब ज़रा मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हुए देख लें। मेटल्स के साथ इसमें हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, मैग्नीशियम और नंबर 2 पे मैंगनीज। तो HNO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम के साथ। क्या पोजीशन होगी इसकी? हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन, यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस 2+, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप में आता है 2+। अब यहाँ पर 2+, ये -1। अब तो ये समझ में आ रहा है बिल्कुल सही कि इस पर ब्रैकेट लगेगा। सही है ना भाई? मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये तो ब्रैकेट लगना ही चाहिए एग्जैक्टली। और ये क्या होगा? हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होगा। ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। फ़र्क रखिएगा, ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है भाई, मिटा दूँ इसको। मैंगनीज के साथ अगर ये रिएक्ट करता है, HNO3, ठीक है भाई, ये क्या होगा? हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन। ये क्या बनेगा? इसके ऊपर भी 2+ आएगा चार्ज, ये -1। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे दोबारा ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये हो जाएगा मैंगनीज नाइट्रेट और इसके साथ 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये बात मत भूलिएगा कि सिर्फ अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड्स की बात नहीं कर रहा, मेटल कार्बोनेट्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मेटल्स की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन गैस बन रही है यहाँ पर। ठीक है भाई, मिटा दें इसको। तो ये एसिड की हैसियत से हमने ये सब इसमें चीज़ें देख ली। मिटा दूँ? अच्छा, अब क्या है? नंबर 2 पे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब याद है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। जब ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल्स के साथ, मेटल्स के साथ, और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। रिड्यूसिंग एजेंट्स नक्शा निकाल लें, नज़र आ जाएगा। नॉन मेटल्स के साथ क्या क्या थे हमारे पास? नॉन मेटल्स के साथ हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे थे। नॉन मेटल्स में हमारे पास जो है वो कार्बन था, सिलिकॉन था, सल्फ़र था, और भी थे, फॉस्फोरस था, आयोडीन था। ठीक है, अब लिख नहीं रहा मैं, लेकिन हम पहले एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर इसको देखेंगे। अगर ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ? कार्बन के साथ करेगा, सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा, नंबर 3 सल्फ़र के साथ रिएक्ट करेगा, नंबर 4 फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा, नंबर 5 ये आयोडीन के साथ करेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर ये जो सल्फ़र है, इसको मैंने 6 हिस्सों में, असल में मैंने उस
नक्शे में तो 4 में बनाया था, लेकिन इसको और सहूलत के लिए ज़रा आप 6 कर लें इसको, क्योंकि यहाँ पर सल्फ़र के बाद ये बताऊँगा अभी इसकी तफसील। सल्फ़र डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा, और उसके बाद जो है हमारे पास फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा। छठे नंबर पे ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये जो है वो आयोडीन के साथ, कैपिटल आई, नोट कर लीजिए। अब मेटल्स की जब बात आएगी तब उसको देखेंगे, अभी धीरे धीरे पहले इसको देखते हैं। कार्बन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मिटा दूं। अब यहाँ पर इसकी मैंने कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो होते क्या है, पहले ज़रा इसको भी देख लीजिए। वैसे पहले भी कई वीडियोस के अंदर ये बात मैंने बताई है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होते क्या हैं, ये केमिकल्स हैं। क्या हैं ये केमिकल्स हैं, और ये क्या करते हैं, कंपेल करते हैं। कंपेल करते हैं मतलब मजबूर करते हैं दूसरे कंपाउंड्स को, मजबूर करते हैं दूसरे कंपाउंड्स को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हैं, ये केमिकल्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं दूसरे कंपाउंड्स को, कि वो मजबूर करते हैं कि वो क्या हो जाएं, वो 3 में से कोई एक काम कर लें। या तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लें, या फिर ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन करें, या फिर ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन करें। इन 3 में से एक काम कर लें। क्या बताया मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि दूसरे कंपाउंड्स को क्या करेंगे, मजबूर करेंगे कि वो क्या करें, या तो वो सॉरी ये उल्टा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो दूसरों को मजबूर करेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो जाएं। मिटा दूं इसको, गलती हो गई, सॉरी, ये मैं खुद भी भूल जाता हूँ भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो केमिकल्स हैं जो दूसरों को कंपेल करेंगे कि वो क्या करें, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, या गेन ऑफ हाइड्रोजन करें, या गेन ऑफ ऑक्सीजन करें। इन 3 में से कोई एक काम जो है वो करें। और अगर कोई कंपाउंड, कोई केमिकल इन 3 में से कोई एक काम करता है तो हम उसको कहते हैं कि उस केमिकल कंपाउंड के ऊपर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें किसी कंपाउंड के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हो जाए, तो हम कहेंगे कि इस कंपाउंड के ऊपर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। या तो उस कंपाउंड को मजबूर करें कि वो हाइड्रोजन का गेन करे, यानी कि हाइड्रोजन अपने साथ शामिल करे, ले ले हाइड्रोजन को, या फिर वो ऑक्सीजन को गेन करे। तो ऐसी 3 सिचुएशन में से कोई सी भी सिचुएशन होती है तो समझ जाइए उस कंपाउंड पे क्या हुआ है, कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। तो इसको मैं 2 तरह से आपको समझाता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यहाँ पर क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये क्या करेगा, कंपेल करेगा दूसरे कंपाउंड को कि वो क्या हो, वो ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो जाए, मतलब उसके ऊपर इन 3 कामों में से कोई एक काम हो जाए। या तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, या फिर वो हाइड्रोजन का गेन करे, या फिर वो ऑक्सीजन का गेन करे। नोट करें, याद करें, रटें, बार बार ये ज़रूरी है भाई। तो यहाँ पर हम जो अब देख रहे हैं किसको, नाइट्रिक एसिड को, वो किसका किरदार अदा करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का किरदार अदा करेगा। यानी कि दूसरे कंपाउंड्स को मजबूर करेगा कि वो ऑक्सीडाइज हों, उनके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, उनके पास से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, या उनके पास से हाइड्रोजन का गेन हो जाए, या उनके पास ऑक्सीजन का गेन हो जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब याद करना पड़ेगा, समझ में नहीं आया तो वीडियो बैक करके दोबारा नोट करें इसको। अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।
ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनके ऊपर वीडियोस में अलग से बनाऊंगा। सबसे पहली बात, मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ अगर ये कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा भाई, ये इसको मजबूर कर देगा कि ये क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाए या फिर नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाए और वाटर बनाए। ठीक हो गया भाई। कार्बन के साथ अगर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो उसको क्या करेगा, उसको कंपेल कर देगा कि ये जो है वो क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाए या वाटर बनाए। अगर ये दूसरा कौन सा हमारे पास इसी में, अगर ये जो है वो सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस सिलिकॉन, यही चीज़ें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, सॉरी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन परऑक्साइड बनेगा या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा H2O। ठीक हो गया भाई, कार्बन के साथ भी हो गया, सिलिकॉन के साथ भी हो गया। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, तीसरे नंबर पर सल्फर है। सल्फर, नाइट्रिक एसिड जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा HNO3 प्लस सल्फर, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और क्या बनेगा यहाँ पर, नाइट्रोजन परऑक्साइड ये बनेगा और वाटर बनेगा। सल्फर के साथ चौथी चीज़ जो मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा। होगा ये कि एक ही बर्तन में ये दोनों काम हो रहे होंगे, ये ज़रा समझिएगा। नाइट्रिक एसिड जिस बर्तन में सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा उसी बर्तन में ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। नाइट्रिक एसिड पूरा रिएक्ट नहीं करेगा अभी सल्फर के साथ, कुछ बचा हुआ होगा, और जो बचा हुआ नाइट्रिक एसिड होगा वो क्या करेगा, सल्फर को छोड़ के सल्फर डाइऑक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा। समझ में आ गई बात। एक ही बर्तन में नाइट्रिक एसिड सल्फर डाल दिया, नाइट्रिक एसिड ने रिएक्ट किया सल्फर के साथ, इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, और उसी बर्तन में जब ये गैस बन गई, इस गैस ने बाकी मानदा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। समझ आ गई बात। और उसके नतीजे में क्या चीज़ बनी, उसके नतीजे में मैं ऊपर बनाता हूँ, उसके नतीजे में सल्फ्यूरिक एसिड बना। मिटाऊँ इसको, उसके नतीजे में सल्फ्यूरिक एसिड बना। ये देखें, ये चौथे नंबर पे मैंने लिखा है, याद है मैंने चौथे नंबर पे लिखा था कि चौथे नंबर पे क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी। तो कैसे रिएक्ट कर रही है पूरी सिचुएशन मैंने आपको बता दी, पहले सल्फर के साथ फिर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसके साथ जब रिएक्ट करेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। नोट कर लीजिए। ठीक हो गया भाई। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे। मिटा दूं इसको, फॉस्फोरस के साथ नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा और फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड कहलाता है। ठीक है भाई। और क्या बनेगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। नोट करते रहिए। छठे नंबर पे मैंने कहा था ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ आयोडीन के साथ HNO3 प्लस आयोडीन, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक एसिड है हाइड्रोजन आयोडाइड HiO3, इसका नाम नोट कर लीजिए, क्या नाम है इसका, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड।
ठीक है भाई, क्या नाम है, HI O3 हाइड्रो आयोडिक एसिड बनेगा, ठीक है, और नाइट्रोजन परऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा H2O। ठीक हो गया। तो नॉन मेटल्स के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से नॉन मेटल्स के साथ हमने देख लिया कि 6 नॉन मेटल्स के साथ इसने रिएक्ट किया। कार्बन के साथ रिएक्ट किया, सल्फर के साथ किया, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ किया, फॉस्फोरस के साथ किया, सिलिकॉन और फाइनली आयोडीन के साथ। मिटा दूँ इसको। अब चलते हैं आगे, मेटल्स के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, मेटल्स के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, इसमें कौन कौन से मेटल्स थे, इसमें कॉपर, इसको हमने देखा था, और लेड, और तीसरे नंबर पर जिंक। लेकिन याद है आपको, इसमें हमने 2 तरह का नाइट्रिक एसिड देखा था। एक था हमारे पास HNO3, ये कंसंट्रेटेड था, ठीक है, और दूसरा हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड कौन सा था, ये डाइल्यूट था। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एसिड्स जो है वो पानी में रखते हैं हम, तो पानी की मिकदार कम या ज़्यादा अगर हो तो उससे क्या होता है, उससे एसिड की टाइप बनती है कि आया ये कंसनट्रेटेड एसिड है, गाढ़ा एसिड है, 70% नाइट्रिक एसिड है, 30% पानी है, तो ये नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड है। अगर 30% नाइट्रिक एसिड है और 70% पानी है तो ये क्या बनेगा, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनेगा। तीनों सिचुएशंस में हम देखेंगे कि इसके साथ होगा क्या, ये मैंने पहले ही बता दिया था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस सिचुएशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी या नाइट्रोजन परऑक्साइड ये भी कह सकते हैं। कंसंट्रेटेड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक हो गया भाई। तो इन्हीं को लेते हैं हम, कॉपर को पहले, और उसके बाद फिर लेड को देखेंगे, जिंक को देखेंगे। यहाँ पर भी कॉपर, लेड और जिंक को हम देखेंगे। तो नाइट्रिक एसिड जब कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, पहले भी ये आ चुका है, कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा H2O। इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा, इतना टाइम नहीं है। दूसरा, अगर इसी सिचुएशन में ये किसके साथ रिएक्ट करता है, लेड के साथ, Pb, लेड के साथ रिएक्ट करता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है वो लेड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा दोबारा, लेड नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनेगा। ठीक हो गई बात। तीसरा जो है वो अब कहाँ बनाऊँ मैं, मिटाना पड़ेगा इसको, जिंक रह गया, मिटा दूँ इसको। तीसरे नंबर पर नाइट्रिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक के साथ, तो ये बनेगा जिंक नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोबारा वाटर बनेगा। ठीक हो गया भाई। ये वो सिचुएशन थी जब नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड था। अब नाइट्रिक एसिड अगर डाइल्यूट होगा तो क्या बनेगा, ये मैं बता देता हूँ, अभी मिटाऊँ इसको। इस सिचुएशन में अब इसको देख रहे हो तो हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड, और दोबारा क्या है हमारे पास, सबसे पहले कॉपर आएगा। ऐसी सिचुएशन होगी तो इसमें कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा, लेकिन यहां पर बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक हो गया भाई। और अगर लेड हो, HNO3 लेड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट तो बनेगा लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। और अगर जिंक के साथ रिएक्ट करेगा HNO3 तब भी यही सिचुएशन होगी, जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है भाई। तो यहां पर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से मेटल्स में कॉपर, लेड और जिंक को देख लिया।
कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नोट कर लीजिए। मुझे पता है थक चुके हैं आप भाई, मैं भी थक गया, ऐसी बात नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक गया। मिटा दूँ इसको। रिड्यूसिंग एजेंट्स की हैसियत से, रिड्यूसिंग एजेंट की हैसियत से अब ज़रा इसको देख लें। रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो फिर क्या होगा। सम रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसमें हमने 3 जो है वो देखे थे, 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स हमने देखे थे, याद है। हाइड्रोजन सल्फाइड, एक तो ये देखा था, और कौन सा देखा था इसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ फेरस सल्फाइड FeSO4, FeSO4, और क्या था हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये मत भूलिएगा आप, ये तीनों के तीनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहली दफ़ा आप एक चीज़ देखने जा रहे हैं कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है। अब रिड्यूसिंग एजेंट मैं अभी नहीं समझा सकता। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं तो उसी का उलट कर लीजिए, आपको रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ जाए। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरे किसी कंपाउंड को कंपेल करें कि वो रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस हो जाए, यानी कि उसके ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस हो जाए, रिडक्शन केमिकल रिएक्शन उसके ऊपर हो जाए, या उसके पास ये 3 काम हो जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये मैं बता भी दिया मैंने, ये बिल्कुल उलट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम कर रहे हैं, इसका उलट काम कर रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट काम क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाएंगे। ये कंपेल करेंगे सामने वाले को कि वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करे। समझ में आ गई बात। उनको ऑक्सीडाइज करवाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, दूसरे को कंपेल करे कि वो रिड्यूस हो, यानी कि उसके ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस हो। यहाँ पर क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होगा, इसका उलट बिल्कुल। यहाँ पर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। नोट करते रहें और मेहनत करें भाई, मेहनत के बगैर बात नहीं बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मिटा दो इसको। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन सल्फाइड की देखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसका केमिकल रिएक्शन। नंबर 1, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब ये केमिकली रिएक्ट कर रहा है, HNO3 हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहा है, उसके नतीजे में सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है, नाइट्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और H2O वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया मैंने, ठीक है, इतना टाइम नहीं है इसको बैलेंस करने का। दूसरी हमारे पास फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट, इसके साथ केमिकल रिएक्शन करेगा HNO3 प्लस फेरस सल्फेट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो आयरन अलग हो जाएगा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के साथ यहाँ पर एक चीज़ का आपको इजाफा और करना पड़ेगा। पहले ये ज़रा समझ लीजिएगा, जल्दी जल्दी इतनी ज़्यादा जल्दी भी अच्छी चीज़ नहीं होती। नाइट्रिक एसिड और फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर जो है वो H2SO4, आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए। फेरस सल्फेट के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा ही नहीं, H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड जब तक ना हो। उसके नतीजे में क्या बनेगा, Fe2SO4 और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और H2O वाटर बनेगा। ठीक है भाई। तीसरा जो हमारे पास है वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो HNO3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इसके नतीजे में क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा H2SO4 प्लस नाइट्रोजन परऑक्साइड बनेगा। ठीक हो गया भाई।
लास्ट अब नाइट्रेटिंग एजेंट की हैसियत से इसको देख लें और ये वीडियो फिर हम ख़त्म करें। बता दूं, मुझे नहीं लगता अभी तक आप में से कोई भी ऐसा होगा जो कि कंटिन्यूसली जो है वो कंटिन्यूसली ये वीडियोस देख रहा हूँ, बंद कर दी होगी, वक्फे वक्फे से देख रहे होंगे। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम रिड्यूसिंग वाला भी देख लिया। नंबर 3 कैटेगरी एज नाइट्रेटिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड को नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी हम ज़रा देख लें। और आप में से वो बच्चे जिन्होंने कंटिन्यूसली ये वीडियो देखी है और जैसा मैंने बोला है वैसा ही किया है, कमेंट में मुझे नाम लिख दें। अगली वीडियो इंशाल्लाह जो आएगी ना, उनको हाईली अप्रिशिएट करूँगा और उनको डिस्कस करूँगा वीडियो के अंदर। लेकिन ईमानदारी के साथ अपना कमेंट में नाम लिखिएगा कि सर हमने जैसे आपने बताया वैसे ही किया, नोट भी किया, नक्शा भी बनाया, सब कुछ उसी तरह हम जो है वो पूरी बड़े सब्र के साथ पूरी वीडियो देख रहे हैं, एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं, रोक रोक के वीडियो देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बात तो वीडियो को बैक भी कर रहे हैं। वो बच्चे ईमानदारी के साथ कमेंट में अपना नाम लिख दें। ये नाइट्रेटिंग एजेंट की हैसियत से जब नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्शन करता है तो हम इसको क्या करते हैं, ये कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, इनको नाइट्रेशन कहते हैं। नाइट्रेशन, इसमें मैंने आपको बताया था नाइट्रेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले ये बता दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉर्मली कार्बन कंपाउंड्स कहा जाता है, लेकिन आप इसको समझने के लिए समझे कि वो चीज़ें जो कि ऑर्गेनिज्म से हासिल होती हैं, वो चीज़ें जो कि हमें प्लांट से हासिल होती हैं, एनिमल से हासिल होती हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फिलहाल अभी आप ये जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे जहन में बात होती है भाई 9 मैट्रिक का कैलिबर है अभी बच्चों का, फर्स्ट ईयर इंटर वाला नहीं। जब फर्स्ट ईयर इंटर की तरफ जाऊँगा तो फिर तो बहुत गहरी गहरी बातें होंगी, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन, इसमें एग्जाम्पल हमारे पास बेंजीन है C6H6। इसके साथ जो है वो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा HNO3 बेंजीन के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो पता है क्या करता है, इसका एक हाइड्रोजन निकाल देगा, 1 हाइड्रोजन, प्लक आउट। जैसे फूल तोड़ नहीं लेते हम, इस तरह ये प्लक आउट करेगा किसको, एक हाइड्रोजन के एटम को। जब इसकी ये पोजीशन हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, ये C6H5 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल गया। तो अब इसके साथ कुछ लगेगा भी तो सही, कुछ लगने के लिए ये नाइट्रिक एसिड अपने आप को भी तोड़ेगा जी, अपने पास क्या करेगा, ये इसको कहते हैं नाइट्रो ग्रुप, नोट कर लें, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा फायदा देगा आपको। इसको नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। ये डैश जो लगा हुआ है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रो ग्रुप देगा और यही नाइट्रो ग्रुप यहाँ जाके इस जगह पर लग जाएगा, किस जगह पर, जहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है। और यहाँ पर लगने के बाद ये NO2 बेंजीन की जगह अब ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। इसको हम क्या नाम देंगे, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन नाम देंगे, नाइट्रोबेंजीन ये बन जाएगा। अब यहाँ अगर HNO3 में ये नाइट्रेट ग्रुप अगर इससे अलग हो गया है तो यहाँ बचा क्या होगा, सोचने की बात है। 3 ऑक्सीजन थे, 2 निकल गए, एक नाइट्रोजन था वो निकल गया, तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और यहाँ से ये एक हाइड्रोजन, ये बच गया ना। देख रहे हैं HNO3 3 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन बचे, नाइट्रोजन भी निकल गया, सॉरी 2 ऑक्सीजन निकल गए, एक ऑक्सीजन बचा है और एक हाइड्रोजन बचा है। यहाँ पे भी तो एक हाइड्रोजन निकला है ना, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा, क्या बनेगा फिर इसके नतीजे में, बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं जानता हूँ ये कितनी बड़ी वीडियो बन गई, ज़रा देख तो लूँ इसको। 1 घंटा 9 मिनट, 1 घंटा 9 मिनट की ये वीडियो बन गई। अभी भी इसमें कुछ डिटेल्स जो है ना वो बाकी हैं, ठीक है, कुछ छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा था कि एक एक नुक्ता जो है वो बताऊंगा, वो डिटेल्स भी ज़रा आप देख लें।
बस छोड़ दें सर, छोड़ दिया, टेंशन नहीं, बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।